हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां काबिज फौजी मुर्दाबाद। जी हाँ, पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गूंजा नारा, सड़क पर खड़ी जनता। बताएंगे बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ पर चीन ने एलएसी पर की एक तरफा बदलाव की कोशिश। जी हाँ, समझौता तोड़ा और भेजी अपनी सेना। बताएंगे कैसे जयशंकर जी ने ड्रैगन को लताड़ा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां अफगानिस्तान सीरिया नहीं, हमले से पहले 2 बार सोच ले पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने मुनीर की सेना को दे दी सीधी धमकी। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर राज्य की ये सरकार दे रही है फ्री में साइकिल। दोस्तों बताएंगे किसके लिए ये बड़ी खबर है। और आधार कार्ड को लेकर सबसे जरूरी खबर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय विदेश मंत्री और भारत के सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गिलगित बाल्टिस्तान से बड़ी खबर। पीओके के गिलगित में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गूंजा नारा, सड़क पर जनता, नारे लगे काबिज फौजी मुर्दाबाद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो पीओके के तहत आने वाले गिलगित बाल्टिस्तान में इन दिनों भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। जो नया वीडियो सामने आया है दोस्तों, उसमें देखा जा सकता है कि भारी तादाद में लोग पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पिछले कई सालों से सरकार से काफी नाराज हैं। इन लोगों को भारत से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो अब वो उम्मीदें भी टूटने लगी हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में सन 1974 को एक कानून खत्म करके पाकिस्तान के हर नागरिक को यहाँ पर जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया था। गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग नारे लगा रहे हैं कि काबिज फौजी मुर्दाबाद। विशेषज्ञों के मुताबिक अब लोगों को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि सन 1947 से ही इन लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। इस समय पीओके के गिलगित में हर तरफ विरोध प्रदर्शन का नजारा है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कैसे भारी भड़कम भीड़ दोस्तों सड़कों पर उतर आई है, वो भी पाकिस्तानी सेनाओं के खिलाफ, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। जी हाँ, यहाँ के नागरिकों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना ने गैर कानूनी तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना पिछले कई सालों से इनकी जमीन को हथिया रही है दोस्तों, लेकिन ये पहली बार है जब गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इस स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को भारत और भारत की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं दोस्तों। उनको लगता है कि अगर पीओके को कैसे भी भारत वापस ले लेता है तो पीओके के लोगों के दिनचर्या ही बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और भारत से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं ये लोग। ऐसे में दोस्तों अब आप लोगों को क्या लगता है, पीओके के लोगों को आप लोग क्या नसीहत देना चाहेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ जिस प्रकार से पाकिस्तानी फौज दोस्तों इन लोगों पर आक्रमण और अतिक्रमण कर रही है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर चीन ने एलएसी पर की एक तरफा बदलाव की कोशिश। जी हाँ, समझौता तोड़ा और अपनी भेजी सेना। जी हाँ, जयशंकर जी ने ड्रैगन को लताड़ा है। बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि चीन ने सीमा मुद्दों पर भारत के साथ हुए समझौतों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ड्रैगन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा बदलाव की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों पड़ोसियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। जयशंकर जी ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल नहीं रखने को लेकर समझौते हुए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि हालांकि चीन ने उन समझौतों का पालन नहीं किया और यही वजह है कि हमारे बीच वर्तमान में तनावपूर्ण स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी ने कहा कि हमारा एलएसी को एक तरफा ढंग से न बदलने का समझौता था, जिसे उन्होंने यानी चीन ने एक तरफा ढंग से बदलने की कोशिश की। अगर चीन भी ये कहे कि भारत ने समझौतों का पालन नहीं किया तो क्या होगा। इस सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने कहा कि बीजिंग के लिए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत क्लियर और स्पष्ट है। जी हाँ दोस्तों, जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद से भारत और चीन की सेनाओं के बीच ये पहली झड़प थी। दोनों देशों के बीच सीमा गतिरोध को सुलझाने के लिए 17 दौर की बातचीत हो चुकी है। जयशंकर जी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और ये पिछले 27 वर्षों में भारत से ऑस्ट्रेलिया की पहली विदेश मंत्री की स्तर की यात्रा है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जो तवांग का झड़प हुआ था दोस्तों, उसकी वीडियो भी सामने आई थी और आपने देखा था कि चाइनीज लोग ही भारत की तरफ आए थे दोस्तों। और जब भारतीय सेना ने उनको मारकर भगाया तो वो लोग अपनी ओर भागते चले गए। ऐसे में ये साफ
दिखाता है कि चाइना ही आगे से भारत के साथ झड़प करने की कोशिश करता है और मुंह तोड़ जवाब खाने के बाद भी उसको अकल आता दिखाई नहीं देता। बात करें एक और खबर की, जहां पर अफगानिस्तान सीरिया नहीं है। हमले से पहले 2 बार सोच ले पाकिस्तान। जी हां, तालिबान ने मुनीर की सेना को दे दी सीधी धमकी। जी हां, पाकिस्तानी आर्मी को बड़ी और तगड़ी वाली चेतावनी दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 2020 दोहा समझौते में किए गए वादों को पूरा करने के लिए काबुल में सरकार से कहा है कि तालिबान सरकार के साथ समझौते के बावजूद अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। जियो न्यूज ने इस्लामाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के समापन के बाद मंत्री के हवाले से कहा है कि अफगान सरकार ने इस्लामाबाद से वादा किया था कि उनके क्षेत्र का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी सरकार सीमा उल्लंघन के संबंध में अफगानिस्तान के साथ लगातार संपर्क में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से आए इस बयान पर तालिबान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों, तालिबान के रक्षा विभाग के अधिकारी जनरल मोबिन खान ने कहा है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री को यह नहीं मालूम है कि अफगानिस्तान सीरिया और पाकिस्तान तुर्की नहीं है। सीरिया में मौजूद कुर्दे को तुर्की हवाई हमलों में निशाना बना रहे हैं। मोबिन ने कहा है कि अफगानिस्तान है और ये जगह कई गौरवशाली साम्राज्य की कब्रगाह है। अगर अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को ही समर्पण करना पड़ जाए। क्या लगता है दोस्तों आपको, तालिबान ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को चुप करा देने वाला ये चेतावनी दिया है दोस्तों, क्या इससे पाकिस्तान डर जाएगा या इसका जवाब देगा? और साथ ही साथ दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बरसों से चले आ रहे आतंकवाद की नीति को बढ़ावा दिया है दोस्तों, और आज वही आतंकवाद पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते क्या कहते हैं हमारी भारत की जनता, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर भारत अमेरिका इजराइल के प्रतिबंधों से बौखलाया चाइना, जवाबी कार्रवाई की दे डाली धमकी। बता दें चीन ने लगातार 3 सालों से जारी जीरो कोविड पॉलिसी को पिछले महीने खत्म कर दिया। इसके बाद देश में कोरोना के मामलों में अचानक उछाल आ गया और लाखों लोगों की संख्या में रोज लोग संक्रमित होने लगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट की संक्रामक क्षमता से खौफ खाकर कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसे देखकर चीन बेहद नाराज हो गया है। जी हाँ, भारत, जापान, अमेरिका, इजराइल, कनाडा, फ्रांस सहित कई देशों ने एयरपोर्ट पर चीनी यात्रियों के लिए अनिवार्य कोरोना रिपोर्ट को लागू कर दिया है। यानी कि इन सभी देशों में यदि कोई चीन से आता है तो उसके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। लेकिन कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने जाने वाले इस कदम की चीन ने आलोचना की है। चीन ने उल्टे इन देशों पर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने माओ निंग ने कहा है कि कुछ देशों ने सिर्फ चीनी यात्रियों को टारगेट करके एंट्री संबंधित प्रतिबंधों को लागू किया है। उन्होंने कहा कि इसमें वैज्ञानिक आधार का अभाव है और इस तरह के उपाय अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस प्रकार के कार्रवाइयों का हम दृढ़ता से विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन इस आधार पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इतनी अधिक मात्रा में चाइनीज लोग संक्रमित हो रहे हैं दोस्तों, इतनी अधिक मात्रा में लोग मर रहे हैं चाइना में, उसके बावजूद भी चाइना दूसरे देशों को बदले की राजनीति बता रहा है दोस्तों, और साथ ही साथ बदले की कार्रवाई की भी धमकी दे डाली है दोस्तों। उसको दिखाई नहीं दे रहा कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो वास्तव में प्रतिबंध से भी ऊपर है। ऐसे में चलते दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान पर एक नहीं 4 जगहों से हुई थी फायरिंग। जी हां, 3 और भी शूटर थे शामिल। जांच दल का बड़ा खुलासा। बता दें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या के प्रयास की जांच कर रहे संयुक्त जांच दल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच दल ने मंगलवार को यह दावा किया है कि इमरान खान पर 4 अलग अलग जगहों से गोलीबारी की गई थी। इसके साथ ही जांच दल ने यह भी कहा है कि इमरान खान पर गिरफ्तार संदिग्ध के अलावा 3 और शूटर हमले में शामिल थे। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को एक लॉन्ग मार्च के दौरान बीते साल 3 नवंबर को दाएं पैर में अपराधियों ने गोली मारी थी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने संयुक्त जांच दल के एक सदस्य के हवाले से बताया कि मौके से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध नवीद मेहर के अलावा 3 अज्ञात शूटरों द्वारा हथियारों से ऊंचाई से गोलियां चलाई गई। लाहौर पुलिस प्रमुख गुलाम महमूद डोगर के नेतृत्व वाले संयुक्त जांच दल ने कहा कि लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर पर लगे ट्रक में 3 गोलियां लगी। हमले के दौरान कुल 13 लोगों को गोलियां लगी थी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर FATF की ब्लैक लिस्ट में रखा जा सकता है नेपाल को। जी हाँ, आतंकवादियों को आर्थिक मदद रोकने में हुआ ये फेल। आपको बता दें कि नेपाल पर मंडरा रहा FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा नहीं उतरा कसौटियों पर खड़ा। दरअसल नेपाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाले जाने का
अंदेशा गहरा गया है। ताजा आकलन के मुताबिक नेपाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को धन दिए जाने संबंधी गतिविधियों को रोकने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सका है। FATF की तर्ज पर काम करने वाले संगठन एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ ऑन मनी लॉन्ड्रिंग की एक टीम ने हाल ही में नेपाल का दौरा किया। टीम ने यह आकलन किया है कि क्या नेपाल FATF की कसौटियों पर खड़ा उतरा है। APG के अधिकारियों ने यहाँ बताया है कि वे 16 दिसंबर तक नेपाल में हुई प्रगति को अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे। अनौपचारिक रूप से उनके आकलन के बारे में मिली जानकारी से नेपाल में चिंता बढ़ी है। बताया जाता है कि APG के अधिकारी इस निष्कर्ष पर है कि मौजूदा स्थिति के आधार पर FATF ने अगर नेपाल को अपनी काली सूची में नहीं डाला तो कम से कम ग्रे लिस्ट में जरूर डाल देगा। जी हाँ, FATF अपनी काली सूची में उन देशों को डालता है जिन्हें वो अति जोखिम वाला यानी मोस्ट डेंजरस कंट्री समझता है। दोस्तों फिलहाल इस सूची में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है कि जिनके बारे में यह माना जाता है कि वहां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों की फंडिंग रोकने का पर्याप्त उपाय लागू नहीं है। इस सूची में डाले गए देशों को एक समय सीमा दी जाती है जिसके अंदर उन्हें इन उपायों को दुरुस्त करने को कहा जाता है। अगर संबंधित देश उस समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं कर पाया तो फिर उसे काली सूची में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में डाले गए देशों पर कई तरह के प्रतिबंध भी लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसा ही हाल नेपाल के साथ भी होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आने वाले समय में FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का बहुत बड़ा खतरा है नेपाल पर। आप क्या कहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि अब तक तो नहीं, लेकिन अब चाइना के साथ जितना ज्यादा संबंध स्थापित करेगा नेपाल, उसका खतरा और बढ़ेगा। तो नेपाल को दोस्तों आप लोग दो नसीहत जरूर दे दीजिएगा। चाइना से संबंध को लेकर बात करेगा। और बड़ी खबर की जहां पर ग्वादर राइट्स मूवमेंट की चेतावनी से चीनी इंजीनियरों में दिखा डर। KP परियोजना पर काम किया बंद। बता दें, चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण में जुटा हुआ है, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है, जिसके कारण परियोजना में लगे चीनी कर्मचारियों के सामने सुरक्षा संबंधित खतरे हैं। और इसी बीच दोस्तों ये सामने आया है कि सुरक्षा कारणों के कारण चीनी इंजीनियरों ने बीते साल जुलाई महीने में खैबर पख्तूनख्वा से स्वात है और शांगला जिलों में जल विद्युत परियोजनाओं पर काम रोक दिया था। इन परियोजनाओं पर अभी भी काम दोबारा चालू नहीं हुआ है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दे पर सोमवार को ऊर्जा सचिव निसार अहमद खान की अध्यक्षता में एक बैठक भी की गई। और इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दे दिया गया है कि अरबों रुपए की लागत वाली इन जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाया जाए। जी हाँ दोस्तों, और चीनी नागरिकों और चीनी इंजीनियरों को सुरक्षा दी जाए। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से ग्वादर राइट्स मूवमेंट चल रहा है दोस्तों, ऐसे में चाइनीज लोग और उस परियोजना पर काम कर रहे इंजीनियरों को सुरक्षा देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां जेलेंस्की को डर, कहा रशिया ने ईरान निर्मित ड्रोन के साथ लंबे समय तक हमले की योजना बनाई। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि रशिया यूक्रेन को हराने के लिए ईरान द्वारा निर्मित शहीद ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रहा है। रशिया इस हमले के अभियान की योजना बना रहा है। जेलेंस्की ने सोमवार को अपने रात के संबोधन में कहा कि हमारे पास जानकारी है कि रशिया शहीद ड्रोन के साथ एक बहुत बड़ी हमले की योजना बना रहा है। जी हाँ, उनके का प्रावदा की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने रात्रिकालीन वीडियो संबोधन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि 2023 की शुरुआत से यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने 80 से अधिक रूसी ड्रोन को मार गिराया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष की शुरुआत के बाद से केवल 2 दिन बीत चुके हैं और यूक्रेन के ऊपर मार गिराए गए ईरानी ड्रोनों की संख्या अब 80 से अधिक है। निकट भविष्य में ये संख्या बढ़ भी सकती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करें जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिटेन की किंग चार्ल्स III से की फोन पर बात। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III से टेलीफोन पर बातचीत की और भारत की अध्यक्षता में होने जा रही G20 की बैठक की प्राथमिकता से उन्हें अवगत कराया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चार्ल्स III उनके उत्तराधिकारी बने थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की चार्ल्स III के साथ ये पहली बातचीत थी। पीएमओ के मुताबिक मोदी जी ने उन्हें सफल शासन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। पीएमओ ने कहा कि इस बातचीत के दौरान पारस्परिक हित के कई विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें जलवायु कार्यवाही, जैव विविधता का संरक्षण, ऊर्जा संक्रमण के वित्त पोषण के लिए अभिनव समाधान आदि शामिल है। प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर चार्ल्स III की रुचि और इन मुद्दों की वकालत के लिए उनकी प्रशंसा भी की। मोदी जी ने डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के प्रचार सहित G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की प्राथमिकताओं के बारे में उन्हें जानकारी
थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहाँ पाकिस्तान में यह है गरीबी का आलम कि पाकिस्तान में आटे की कीमत 64 रुपए किलोग्राम के पार हो गई है और चीनी घी के दाम भी छू रहे हैं आसमान। बता दे, कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जाती दिखाई दे रही है। खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई है कि आम जनता का पेट भरना मुश्किल हो गया है। और इसी बीच ये खबर है कि पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर से खाद्य पदार्थों की कीमतों में तत्काल प्रभाव से 25 से 62% की वृद्धि कर डाली है दोस्तों, जिससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। तो वहीं सरकार के इस निर्णय से आम जनता के बीच काफी गुस्सा है। पाकिस्तान में खाद्य सामग्रियों के दाम में वृद्धि होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सरकार ने सब्सिडी के दुरुपयोग को कम करने के लिए तत्काल प्रभाव से यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से बिक्री किए जाने वाले आटे, चीनी और घी की कीमतों में 25 से 62% की वृद्धि कर डाली है। जी हाँ दोस्तों, जब इमरान की सरकार को गिराया गया था तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि महंगाई बहुत हो चुकी है और हमारी सरकार आते ही हम महंगाई कम करेंगे, लोगों को सब्सिडी देंगे दोस्तों। लेकिन जब सरकार में सत्ता में वापसी किया शहबाज शरीफ ने तो दोस्तों शुरुआत में तो काफी ज्यादा लोगों के साथ में बॉन्डिंग बनाया, लेकिन अब दोस्तों फिर इमरान खान जैसा ही हाल शहबाज शरीफ के होते आ रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर कमेंट करके और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है दोस्तों। क्या पाकिस्तान में जाएगी शहबाज शरीफ की भी कुर्सी? क्या बनेगी दूसरे की सरकार? बता दें क्या है असीम मुनीर का प्लान। दरअसल डिफॉल्ट होने की तरफ बढ़ते पाकिस्तान के लिए साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि देश में एक टेक्नोक्रेट सरकार को जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। टेक्नोक्रेट सरकार यानी दोस्तों सरकार ऐसे अधिकारियों को चुनती है जो उन एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स को नियुक्त करते हैं जो सरकार के काम काज एक्टिविटीज पर नजर रखती है। और साथ ही ये लोग कुछ कानूनों का प्रस्ताव भी देते हैं, प्रपोजल देते हैं। और इस तरह के किसी भी सिस्टम का फॉर्मर पीएम और पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के मुखिया इमरान खान ने विरोध किया है। लेकिन वही पार्टी के नेता अक्सर कैसर ने पिछले दिनों ये माना है कि इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चाएं हुई है। कैसर ने अखबार डॉन को इसकी बहुत बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। वैसे में अगर ऐसा होता है तो शहबाज शरीफ को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है, उनकी सरकार गिर सकती है। बहरहाल आप क्या चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। पाकिस्तान बहरहाल भारत को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल है, सबसे खराब प्रधानमंत्री दोस्तों आपको कौन लग रहा है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा। कहा चीन ने उनके राजदूत को शिनजियांग का दौरा करने से रोक दिया। जी हां, तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत केवुसोगलू ने खुलासा किया है कि चीन ने तुर्की के राजदूत को उत्तर पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में उइगर क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। चीन ने यह स्वीकार करते हुए कि दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है, इसीलिए उनके राजदूत दौरे की इजाजत नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट के अनुसार कावुसोगलू ने तुर्की की राजधानी अंकारा में साल के अंत में प्रेस वार्ता के दौरान चीनी सरकार की पोल खोलते हुए कहा था कि तुर्की से एक मानवतावादी प्रतिनिधिमंडल शिनजियांग का दौरा करना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस प्रतिनिधिमंडल को आने से ही रोक डाला। जी हाँ, उन्होंने शी जिनपिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप सहयोग क्यों नहीं करते। रिपोर्ट में केवुसोगलू के हवाले से ये कहा गया कि उग्र मुद्दे पर चीन के रवैये से तुर्की चीनी संबंधों को नुकसान उठाना पड़ा है। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को बनाया गया पार्टी का उपाध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं को आगामी आम चुनाव के लिए लोगों को लामबंद करने का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। और इसी बीच नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज को पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है। पाकिस्तान की सूचना मंत्री और पार्टी की सूचना सचिव मरियम औरंगजेब ने पार्टी अध्यक्ष पीएम शहबाज शरीफ की ओर से जारी अधिसूचना को शेयर किया। द न्यूज इंटरनेशनल समाचार पत्र ने मंगलवार को कहा है कि 73 वर्षीय नेता ने सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों से चुनाव की तैयारियां शुरू करने और जनता के बीच जाकर इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और इसके सहयोगी दलों से मुकाबला करने को कहा है। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर दक्षिण कोरिया के साथ साझा परमाणु अभ्यास से जो बाइडेन का इनकार। किम जोंग ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को हटाया। बता दें उत्तर व दक्षिण कोरिया के बीच लगातार तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने साफ साफ कहा है कि फिलहाल उनका देश दक्षिण कोरिया के साथ साझा परमाणु अभ्यास नहीं करेगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देश के तानाशाह शासक किम जोंग उन की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए साझा अभ्यास की
पेशकश की थी, तो उधर किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के दूसरे सबसे ताकतवर सेना अधिकारी को हटा दिया। नए साल की छुट्टियां मनाकर सोमवार रात वॉशिंगटन लौटे राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ने कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ साझा परमाणु अभ्यास पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, और एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या वो दक्षिण कोरिया के साथ साझा परमाणु अभ्यास पर चर्चा कर रहे हैं। इससे साफ इनकार करते हुए उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के इससे संबंधित प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर दक्षिण अफ्रीका से आएंगे नए मेहमान, जनवरी के अंत तक 12 चीते पहुंच सकते हैं भारत। जी हां, दक्षिण अफ्रीका से और 12 चीते जनवरी में भारत पहुंच सकते हैं। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया है कि 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय पार्क में स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और ये चीते जनवरी में पहुंच सकते हैं। भारत के वन्य जीव संस्थान द्वारा तैयार भारत में चीतों को फिर से लाने की कार्य योजना के अनुसार करीब 12 से 14 जंगली चीतों, 8 से 10 नर और 4 से 6 मादा को दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया तथा अन्य अफ्रीकी देशों से मंगाया जाना है और ये संख्या देश में चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर भारत में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट के मामले डराने वाली रिपोर्ट आई सामने। बता दें, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने अपने बुलेटिन में कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप और इससे बने अन्य स्वरूप भारत में प्रमुखता से बने हुए हैं, जिसमें XBB प्रमुख है। इंस्कॉग का बुलेटिन सोमवार को जारी किया गया। बुलेटिन के मुताबिक BA.2.75 और BA.2.10 स्वरूप भी फैल रहे थे, लेकिन कुछ हद तक बुलेटिन के अनुसार विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत में BA.2.75 वायरस का प्रचलित स्वरूप रहा है। हालांकि इस अवधि में गंभीर बीमारी अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा हमला। कहा, राहुल चाहते हैं कि चीन के सामने आत्मसमर्पण कर दे अपना भारत। जी हां, चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी के बाद कल भारतीय जनता पार्टी ने भी आक्रामक रुख अपना लिया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को सदा भ्रमित करने वाला और रहने वाला नेता करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता अपनी यात्रा के दौरान भ्रम का शिकार हो गए हैं। केवल देश भर में यात्रा करके भारत को नहीं समझा जा सकता है, आपको भारतीय तत्व समझने की आवश्यकता है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा है कि इंडिया की खोज गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों से चल रही है। त्रिवेदी ने सीमा पर तनाव पर राहुल गांधी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि भारत को चीन के सामने उसी तरह आत्मसमर्पण करना चाहिए जैसे उनकी पार्टी की सरकार के दौरान होता था। जी हां, त्रिवेदी जी ने कहा कि लेकिन उन्होंने भारत का भ्रम दूर कर दिया है। चीन पर उनका बयान संकेत दे रहा है कि भारत को चीन के आगे झुक जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी यही लगता है? दोस्तों अपनी राय सुझाव अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां योगी सरकार फ्री में दे रही साइकिल ऐसे उठाएं। योगी फ्री साइकिल सहायता योजना का लाभ बता दें। योगी मुफ्त साइकिल सहायता योजना के तहत यूपी सरकार श्रमिकों और कामगारों को मुफ्त साइकिल देती है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में करीब 4 लाख लोगों को साइकिलें दी जाएंगी और ये योजना मजदूरों और श्रमिकों के सामने आने वाली दैनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हजारों श्रमिक वर्ग समुदाय हैं जो अपने घरों से काम की जगह तक लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। ऐसे लोगों की मुश्किलें थोड़ी आसान करने के लिए योगी सरकार साइकिल के लिए 3000 रुपए की सब्सिडी राशि के तहत 4 लाख साइकिलें देने का फैसला किया है। जी हां, राज्य सरकार द्वारा इसे शुरू करने के कई कारण हैं। शुरुआत के लिए श्रमिकों और मजदूरों को अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। उनके लिए पहले मीलों पैदल चलना और फिर घंटों काम करना और फिर मीलों पैदल चलकर अपने घरों को लौटना मुश्किल हो जाता है। योगी फ्री साइकिल या सहायता योजना उन्हें अपने कार्यस्थल पर आसानी से और जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। ऐसे में दोस्तों योगी फ्री साइकिल सहायता के लिए कौन कौन से लोग हैं जो इसके पात्रता है, ये सारी कंडीशन हमने स्क्रीन पर दे दी है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। इससे जुड़ी अगर आपको और भी कोई खबर चाहिए साइकिल से जुड़ी तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा। दोस्तों आपको वही जवाब दे दिया जाएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में दोस्तों फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबरों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।